बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाइट हमारे और कायनात के दरमियान एक कनेक्शन है। लाइट की वजह से ही हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह को भी हम लाइट की मदद से ही देख सकते हैं। यहाँ तक कि कायनात की इब्तिदा कहाँ से हुई, ये कैसे बनी, ये भी हम लाइट की वजह से ही देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि असल में लाइट है क्या, ये कहाँ से आती है और लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, और लाइट जब डिफरेंट मीडियम्स में से पास करती है तो उसकी स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है और उनकी स्पीड्स क्या है। इसी तरह एक बहुत सारा सवाल है जो कि बहुत सारे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में कितनी है, किलोमीटर पर सेकंड में कितनी है, या मील फी घंटा में कितनी है, या मील फी सेकंड में कितनी है। तो इन तमाम यूनिट्स को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लाइट हकीकत में एनर्जी की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। अब लाइट को फॉर्मली समझने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, दैट इज़ फोटोन। फोटोन क्या चीज़ है? फोटोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका कोई रियल साइज नहीं है, इसका मैस भी ज़ीरो है और इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। सिर्फ फोटोन को क्रिएट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब हम लाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब विजिबल लाइट होता है। विजिबल लाइट हकीकत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बहुत सारी वेवलेंथ और बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज की एनर्जीज होती हैं, और आमतौर पर ये इंसानी आँख के लिए इनविजिबल होती हैं। इंसानी आँख इनको नहीं देख सकती। मसलन गैमा रेज हैं, अल्फा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, रेडार है, एफएम है, टीवी है, मगर सारी की सारी वेव्स ऐसी हैं जिनको इंसानी आँख नहीं देख सकती। जिन रेज की वेवलेंथ शॉर्ट होती है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, और जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है उनकी एनर्जी भी बहुत हाई होती है। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं गैमा रेज की, तो इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, लिहाजा इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, फ्रिक्वेंसी भी बहुत हाई होती है। इनकी वेवलेंथ आमतौर पर 10⁻12 यानी 10 पिकोमीटर तक होती है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी जो वेवलेंथ की वेव्स हैं वो भी पाई जाती हैं। मसलन रेडियो वेव्स हैं, ये इनका जो डायमीटर है तकरीबन 100 किलोमीटर तक जो है वो भी हो सकता है। अब ये जो विजिबल लाइट है ये स्पेक्ट्रम के दरमियान में लाई करती है, और इसकी रेंज जो है तकरीबन 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। अगर हम फिजिक्स की इस्तिलाह में देखें तो ये डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो हैं वो सेम है। ये तमाम की तमाम वेव्स जो हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी शो करती हैं, यानी इनकी वेव नेचर भी है और इनकी पार्टिकल नेचर भी है। और ये तमाम वेव्स जो हैं स्पीड ऑफ लाइट यानी सी से ट्रैवल करती हैं, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती हैं। अगर हम वैक्यूम में देखें तो रोशनी की रफ्तार 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसका इन्हिसार होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पर। अब जब हम बात करते हैं पानी की, रोशनी की और ग्लास की, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इनका जो है वो दारोमदार होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही कम होगी। जैसा कि पानी में रोशनी की रफ्तार 2.243 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ग्लास में रोशनी की रफ्तार 2.010⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाती है, जबकि हवा में जो है वो तकरीबन उसके वैक्यूम के बराबर ही होती है 2.981 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वैक्यूम की, ठीक है, एयर की, तो वहां पर तकरीबन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब हम बात करते हैं ग्लास की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जो हमने मीडियम डिस्कस किए हैं उनमें हायर है, यानी वो होता है 1.52। ठीक है, तो लिहाजा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस होकर कितनी रह जाती है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में उतनी ही कम होगी। अक्सर लोग स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से जब बात करते हैं तो उसकी डिफरेंट यूनिट्स के हवाले से ज़रूर बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इसकी जो है वो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, या किलोमीटर पर सेकंड में कितनी होगी, या किलोमीटर फी घंटा में कितनी होगी। अगर रोशनी की रफ्तार को हम किलोमीटर में देखें तो वैक्यूम में रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड बनती है, यानी रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है।
और यही मिकदार जो है, अब यही रफ्तार जो है हम देखें अगर किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, तो रोशनी 1 घंटे में वैक्यूम में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर सफ़र तय करती है। अगर रोशनी की रफ्तार को हम माइल्स में देखें तो रोशनी 1 सेकंड में 1,86,000 मील्स सफ़र तय कर सकती है। और यही रफ्तार अगर हम जो है वो मील फी घंटा में देखें तो रोशनी 1 घंटे में 66 करोड़ 96 लाख मील जो है वो ये सफ़र जो है तय कर सकती है। अब ये सफ़र इतनी तेज़ी के साथ तय हो रहा है, ठीक है, तो ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस 0 है और वो स्पीड लिमिट ऑफ यूनिवर्स यानी c, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो सफ़र तय करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रोशनी हकीकत में आती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। हम तक जो रोशनी आ रही है वो तो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो डेफिनेटली सन है, जहाँ से हम तक रोशनी जो है वो आ रही है। इसी तरह हीट भी हम तक जो है वो वहीं से आ रही है। तो अभी हम देखते हैं कि ये रोशनी जो है वो पूरी कायनात में जो है ये रोशनी कहाँ से आती है। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वो क्या एनर्जी जो है वो लूज करता है और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में खारिज होती है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ठीक है, तो उस वक्त ये एनर्जी क्या करता है, खारिज करता है और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में खारिज होती है। इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपनी लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ठीक है, तो इस वक्त वो एनर्जी को क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब अगर हम इसको मैक्रोस्कोपिकली देखें तो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब जब भी याद रखें कि हमने छोटी क्लासेस में 9th-10th में जो है वो पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द के एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह चेंज हो रहा हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह कि जब एक चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर एक ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा करता है। अब ये दो फील्ड हो गए, दोनों जो है वो कौन से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर फील्ड जो है स्पेस में मूव करते हैं तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो कायनात में स्पेस के थ्रू ट्रैवल करने का तेज तरीन जरिया है, यानी स्पीड ऑफ लाइट c, जिसकी मिकदार हमने पहले पढ़ ली है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो लाइट को इतनी तेज़ी के साथ सफ़र तय करवाती हैं और स्पेस में मूव करवाती हैं। अब ये जो पूरा आर्टिकल पढ़ा है, अगर हम इसको समअप करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि वेव की तरह भी बिहेव करता है और जिसमें दो परपेंडिकुलर फील्ड्स, ठीक है, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कायनात की स्पीड लिमिट यानी c से ट्रैवल करते हैं। उम्मीद है कि इन तमाम एक्सप्लेनेशंस के बाद आपको लाइट के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में और उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम्स हैं उनके बारे में काफ़ी हद तक जो है वो क्लियरेंस हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल काशिफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद साइंटिफिक नॉलेज के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।